हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा है सब बढ़िया होंगे। आज बेटा हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, चलो यार स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, SOIA। पहली बात तो बेटा ये शुरू करने से पहले इस चैप्टर का मतलब समझते हैं। देखो मतलब है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मतलब हमारे एनिमल्स के अंदर किस तरीके से स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड है वो जानेंगे। तो किस तरीके से स्ट्रक्चर्स एनिमल्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है उससे पहले बेटा हम लोग जानेंगे एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? एनिमल्स के बारे में। आप लोगों को पता है एनिमल्स क्या होते हैं? अगर मैं आपसे बेसिक चीज पूछूं कि एनिमल्स और प्लांट्स में क्या फर्क है, तो आप लोग मुझे बोलेंगे कि एनिमल्स मूव कर सकते हैं बट प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। मूव नहीं कर सकते, मूव की जगह एक और बेहतर वर्ड यूज करेंगे बेटा, लोकोमोशन। क्या बोला मैंने? लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब अपनी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जगह जाना पॉसिबल नहीं है। किसका? प्लांट्स का। लेकिन एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं। भाई प्लांट तो मूव करता है, देखो देखो, दिस इज माई मूवमेंट, ये मेरी मूवमेंट है, ये मेरी मूवमेंट है, ये सब मेरी मूवमेंट है। जब तक मैं अपनी प्लेस चेंज नहीं कर दे रहा मैं मूव कर रहा। सेम चीज प्लांट्स के अंदर भी तो मूवमेंट देखी जाती है। प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट देखी जाती है। प्लांट्स की टहनी ऐसे होती है, जैसे भी तरीके से होती है मूवमेंट उसके अंदर होती है ना। सनफ्लावर लाइट की प्रेजेंस में अब उसकी तरफ मूव कर लेता है, तो मूवमेंट तो है, लोकोमोशन नहीं है प्लांट्स के अंदर। मतलब प्लांट जहां है वहीं रहेगा, वो हिलेगा नहीं। तो एनिमल बेटा लोकोमोशन करता है, कमाल की बात है। दूसरी बार बेटा हमारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास नहीं है लेकिन ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम है एनिमल्स के पास, लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा कोई भी सिस्टम बेटा नहीं देखा जाता। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब मेरी बात समझो, और अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो बेटा मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं हमारे बेटा वो होते हैं मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं भाई? मल्टी सेलुलर होते हैं। और बेटा यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और एक चीज और बेटा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। व्हाट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मतलब ये लोग खाने को पहले पकड़ते हैं, मुंह से निगलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तीन चीजें बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और होलोजोइक मोड। होलोजोइक मतलब मुंह से खाने को निगलने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तीन प्रोसेस, ये सॉरी प्रोसेस कह रहा हूं, ये तीन फीचर्स जिन एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं बेटा उनको हम बोलते हैं बेटा मेटाजोआ। क्या बोलते हैं बेटा? मेटाजोआस। क्या बात कर दी, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। सी जी देखिए मेटाजोआस, ये तीन मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके पास होता है उनको बोलते हैं बेटा मेटाजोआ। अब ये मेटाजोआ भी बेटा अगेन अगेन दो टाइप के होते हैं। अगेन क्या होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। देखो भाई, ऐसे एनिमल्स जो ये तीन प्रॉपर्टी शो करे बेटा वो मेटाजोआ है। वो क्या है? मेटाजोआ। अब वो एनिमल सिर्फ सेल का बना हुआ है या उसके अंदर टिश्यूज भी हैं या ऑर्गन भी है या ऑर्गन सिस्टम भी है, उस हिसाब से हम इसको दो हिस्सों में बेटा बांट देंगे। देखो भाई, पहला होता है बेटा पैराजोआ। क्या होता है? पैराजोआ। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा यूमेटाजोआ। क्या होता है? यूमेटाजोआ। सेम चीज बेटा बताऊंगा एनिमल किंगडम के स्टार्टिंग में भी, एनिमल किंगडम के स्टार्टिंग में भी सेम चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। देखो पैराजोआ ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर सिर्फ सेलुलर सेलुलर यानी सेलुलर लेवल पे अगर है, सिर्फ सेल 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 प्रेजेंट है, कोई टिश्यू नहीं, कोई ऑर्गन नहीं, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं, लेकिन ये तीनों प्रोसेसेस हैं, ऐसो को बोलते हैं बेटा पैराजोआ। अरे बात में कि नहीं बेटा, यूमेटाजोआ क्या होते हैं? ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर बेटा टिश्यू लेवल होगा। क्या होगा? उनके अंदर टिश्यूज होंगे या फिर ऑर्गन्स होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑर्गन्स होंगे और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मेटाजोआ वो होते हैं जिन जो मल्टीसेलुलर हो, यूकैरियोटिक हो और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो। अब ऐसे एनिमल्स जो ये तीनों चीजें रख रहे अपने पास, ये सेलुलर लेवल पे भी हो सकते हैं और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी हो सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक सारी बातें क्लियर है। आई थिंक सारी बातें क्लियर है। अब देखो इस चैप्टर में मेनली जो मुझे पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में मेनली बेटा मुझे पढ़ना है टिश्यूज। क्या पढ़ना है?
टिश्यू, टिश्यूज के बारे में पढ़ना है बेटा, मजा आएगा पढ़ने में, समझना, समझो मेरी बात बेटा। स्टडी ऑफ टिश्यूज को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं बेटा हिस्टोलॉजी, हिस्टो मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना बेटा, देख बहुत तरीके से समझाऊंगा, अगर सुनता चला, लिखेगा भी नहीं ना, और अगर सुनता चला तो भी तेरे को यही याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब देख क्या होता है, ये हो गया हमारा बेटा, देख एक सेल, ये हो गया सेल, सेल ऐसे बहुत सारे सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलके बनाते हैं बेटा टिश्यूज, ऐसे बहुत सारे सिमिलर टाइप मिलके बनाते हैं बेटा टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं बेटा, बहुत सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं बेटा ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं बेटा ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में कि नहीं आई? तो एट दी एंड बेसिक यूनिट, ये ऑर्गन बनाना, ये ऑर्गन सिस्टम बनाना, बेसिक यूनिट क्या है? हमारी सेल है। ये सेल ना हो तो ये कुछ भी नहीं बन पाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या कहती है? एनसीईआरटी क्या कहती है? सुनो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाँ, या एनिमल, कुछ भी लिख लो आप लोग, एनिमल लिख सकते हो कि हम एनिमल पढ़ रहे हैं तो एनिमल लिख देते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल में बेटा ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का ग्रुप हो विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मतलब उनके बीच में कुछ सब्सटेंस भी होना चाहिए, विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, उसको बेटा बोलते हैं टिश्यू। देख समझाता हूं कैसे, देख ये ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैं, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है ना, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। इनके बीच में बेटा कुछ, इन सेल्स के बीच में बेटा सब्सटेंस प्रेजेंट है, क्या है? सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे बेटा इंटरसेलुलर। अरे दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, बोलते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। तो ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ये देख बेटा, ये देख, ये ग्रुप ऑफ ये देखिए सिमिलर सेल्स बेटा, याद हो जाए सारी बातें, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स प्लस इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस को मिला के बेटा टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। अब मेरी बात समझो, अब बेटा बेसिकली हमें 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ने हैं, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़ने हैं बेटा। ध्यान दे ले यहां पर, मौज आ जाएगी, याद हो जाएगा ये चैप्टर यहीं के यहीं, ठीक है। तो 4 तरीके के टिश्यू पढ़ने बेटा। पहला टिश्यू है बेटा एपिथेलियल टिश्यू। क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा है बेटा हमारा कनेक्टिव टिश्यू। क्या है बेटा? वेरी गुड, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होगा बेटा? कनेक्ट करेगा, ये सारे हमारे बॉडी के सिस्टम को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तीसरा होगा हमारा मस्कुलर टिश्यू। क्या होगा बेटा? मस्कुलर टिश्यू। वाह बेटा वाह, ठीक है। और एक और टिश्यू पढ़ना है बेटा, वो होता है हमारा नर्वस टिश्यू। क्या होता है? नर्वस टिश्यू। नाम से ही समझ रहे होगे, नर्वस टिश्यू मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाता होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है हमें एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। हमें ना ही मस्कुलर टिश्यू पढ़ना है और ना ही नर्वस टिश्यू पढ़ना है। ये मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत विस्तार में समझाऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में आपको सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को समझना पड़ेगा। और इस लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा बेटा एपिथेलियल टिश्यू को खत्म करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक वेरी मच क्लियर है। अब देख बेटा आगे एक चीज समझा रहा हूं, समझ सके तो समझ ले दिलबर जानी, जितना तो तू समझेगा उतनी होगी हैरानी, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी। देख बेटा आजा, देख क्या समझा रहा हूं, अब समझ लो। बड़ी बात समझना, जब हम लोग जाइगोट होते हैं भाई, स्पर्म हुआ, ठीक है, स्पर्म ने ओवा के साथ रिएक्ट किया और बेटा बना जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। जब ये जाइगोट बनता है ना बेटा, तो हमारे अंदर 3 तरीके की लेयर बनती है, 3 तरीके की क्या बनती है? लेयर बनती है, जिनको बोलते हैं बेटा जर्म लेयर। क्या बोलते हैं बेटा? जर्म लेयर बनती है, ठीक है ना। 3 तरीके की लेयर बनती है। 3 तरीके की लेयर का मतलब देखो, सबसे पहले बनती है बेटा आउटर वाली, जिसे बोलते हैं एक्टोडर्म।
सबसे पहले बनती है आउटर वाली जिसे बोलते हैं बेटा एक्टोडर्म, उसके बाद बनती है बेटा अंदर वाली जिसे बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बनती है? एंडोडर्म। फिर बनती है बेटा बीच में लेयर, बीच में लेयर बनती है उसे बोलते हैं बेटा मीजोडर्म। एक बार तो नीट ने यह भी पूछ रखा है कि पहले क्या बनता है, फिर क्या बनता है और लास्ट में क्या बनता है। लोग सोचते हैं कि पहले एक्टो बनेगा बाहर वाली, फिर बीच वाली, फिर अंदर वाली। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा, पहले बाहर वाली बनेगी, फिर अंदर वाली बनेगी और फिर जाके कहीं बीच वाली बनेगी। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं यहां पे, देखो ये जो तीनों जर्म लेयर्स है ना, एक्टो, मीजो, एंडो, इन्हीं से ही हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इन्हीं से ही हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अगर ये हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स इन्हीं से ही बनेंगे तो कमाल की बात ये बेटा कि हमारे टिश्यूज भी तो इन्हीं से ही कुछ बने होंगे, हमारे टिश्यूज भी तो इसी से ही बने होंगे। क्या बात कर दी सर, मजा आ गया सर, समझ में आ रही है बातें सर, समझ में आ रही है बातें, तो और समझाओ सर, मजा आ रहा। देखो बेटा ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, ये हमारी तीनों जर्म लेयर से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? देखो एक्टो से भी बनती है, मीजो से भी बनती है और बेटा एंडो से भी बनती है। क्या मेरी बात समझ में कि नहीं आई? तो एक्टो, मीजो, एंडो तीनों लेयर से मिलकर बनती है हमारी कौन? एपिथेलियल टिश्यू। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देख बेटा कनेक्टिव टिश्यू और हमारी मस्कुलर टिश्यू बेटा दोनों की दोनों मीजोडर्मल लेयर से बनती है। क्या बनती है? मीजोडर्मल। इसलिए इनको बोलते हैं बेटा कि इनकी मीजोडर्मल ओरिजिन है। क्या है बेटा? मीजोडर्मल ओरिजिन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई थिंक सारी बातें समझ में आ रही है। और हमारा बेटा नर्वस टिश्यू अगेन बेटा एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, एक्टोडर्म से बना हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? एपिथेलियल टिश्यू, एक्टो, मीजो, एंडो तीनों, कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू सिर्फ मीजो से बना है, इसको बोलते हैं मीजोडर्मल ओरिजिन। और नर्वस टिश्यू हमारी एक्टोडर्म से बनी है, इसको बोलते हैं एक्टोडर्मल बेटा ओरिजिन। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक बेटा सारी बातें क्लियर है भाई। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या होगा जरा यहां समझते हैं। नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या होगा यहां समझते हैं भाई। नर्वस टिश्यू का फंक्शन होगा बेटा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। अरे हमारा ब्रेन वाला पार्ट, हमारा नर्वस सिस्टम क्या काम करता है बेटा? कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है हमारी पूरी बॉडी को। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है। हमारा मस्कुलर टिश्यू, हमारा मस्कुलर टिश्यू बेटा क्या करेगा? लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब चलने फिरने में हेल्प करेगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करेगा हमारा कौन 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 बेटा? मस्कुलर टिश्यू। और ये बेटा पूरा चैप्टर है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, क्लास 11वीं के अंदर पूरा पढ़ाऊंगा, उस समय पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा बेटा? कनेक्टिव टिश्यू करेगा बेटा एक तरीके से सपोर्ट, सपोर्ट का काम करता है हमारा कौन? कनेक्टिव टिश्यू। और बेटा बताऊं एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू का बेटा काम है प्रोटेक्शन करना भी इसका काम है, सिक्रीशन करना भी इसका काम है। तो प्रोटेक्शन हो गया, सिक्रीशन हो गया, या बेटा एब्जॉर्प्शन हो गया, ये सारी सारी चीजें बेटा कौन करता है ना? या फिर बेटा फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन भी यही करता है। ये सारे के सारे काम करता है बेटा एपिथेलियल टिश्यू। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? क्या मेरी बातें क्लियर है बेटा? इसी पेज में, इसी स्लाइड में मैंने इतना कुछ लिख दिया कि पेपर में आ गया तो तू सोचेगा मजा आ गया कि पहले के 5-6 मिनट के लेक्चर से ही क्वेश्चन बन गया। अरे बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो बेटा अब आगे आ जाओ। अगला टॉपिक है बेटा हमारा एपिथेलियल टिश्यू। स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। एपिथेलियल टिश्यू भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी बातें बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद सारे एग्जांपल्स है, उसके बाद सारे एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स याद करने ही पड़ेंगे, पॉइंट समझने वाला बस यहां पे है। तो एपिथेलियल टिश्यू देखो बेटा इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। एपी, एपी का मतलब होता है बेटा अपॉन, मतलब किसी के ऊपर, किसी के ऊपर। और थीलियल, थीलियल का मतलब होता है बेटा कवरिंग, कवरिंग। तो कवरिंग या बेटा लेयरिंग, कवरिंग या बेटा लेयरिंग। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? मतलब ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू क्या होंगे? एक तो कवर करेंगे किसी भी ऑर्गन को बेटा, या तो एक कवर कर सकते हैं या उसकी बेटा लाइनिंग कर सकते हैं, उसकी लाइनिंग। मान लो ये एक स्टमक है, मान लो बेटा ये स्टमक है, ये देखो ये स्टमक बना रहा हूं मैं, ये देखो ये बना दिया मैंने बेटा, स्टमक बना दिया। तो ये स्टमक की बेटा ये लाइनिंग, अगर ये लाइनिंग बना रखी है, ये स्टमक की जो लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग है, तो ये किसने बना रखी होगी बेटा? एपिथेलियल टिश्यू ने बना रखी होगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। अब मान लो बेटा ये स्किन है, मान लो क्या है बेटा? ये स्किन है। तो स्किन के ऊपर की कवरिंग, स्किन के ऊपर की
कवरिंग या मैं बोलूं बेटा लेयरिंग किसने कर रखी होगी, इसी एपिथेलियल टिश्यू ने कर रखी होगी, इसी एपिथेलियल टिश्यू ने कर रखी होगी। अब समझो मेरी बात, अगर मान लो बेटा ये एक एपिथेलियल टिश्यू है, तो बेटा ये इसका क्या हो गया बेटा, फ्री सरफेस। ये इसका क्या हो गया बेटा, फ्री सरफेस। क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? जैसे देखो ये हो गया बेटा एक एपिथेलियल टिश्यू, ये हो गया इसका क्या, एपिथेलियल टिश्यू, तो ये हो गया बेटा इसका फ्री सरफेस, है ना। ये हो गया देख एपिथेलियल टिश्यू, तो ये हो गया इसका फ्री सरफेस। अब देख इसका जो फ्री सरफेस है वो दो चीजों को देख सकता है, या तो वो देखेगा कि देख अगर तो वो ऑर्गन्स के अंदर लाइनिंग बना के बैठा है, ऑर्गन्स के अंदर लाइनिंग बना के बैठा है, तो बेटा इसके अंदर का फ्लूइड या कोई भी लिक्विड या कुछ भी प्रेजेंट होगा तो या तो वो इसका फ्री सरफेस ये देखेगा, या फिर बेटा अगर ये स्किन के ऊपर लेयरिंग बना के बैठा है तो इसका फ्री सरफेस बेटा क्या देखेगा, इसका फ्री सरफेस देखेगा बेटा इन्वायरमेंट। क्या देखेगा बेटा, इन्वायरमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब देख जैसे ये स्किन है, ये स्किन के ऊपर मान ले एपिथेलियल टिश्यू की लेयरिंग है, तो इसका ये तो फ्री सरफेस है, वो क्या देख रहा है बेटा, इन्वायरमेंट देख रहा है। क्या देख रहा है, इन्वायरमेंट देख रहा है। क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? और यही सेम चीज अगर मेरे स्टमक में इसने लाइनिंग बना रखी है, इंटरनल ऑर्गन में लाइनिंग बना रखी है, तो ये क्या देख रहा होगा बेटा, उसके अंदर का लिक्विड पार्ट या कुछ भी अंदर कुछ होगा वो देख रहा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई थिंक सारी बातें क्लियर है। अब देख आगे, अब देख आगे बेटा, एपिथेलियल टिश्यू को बेटा हम लोग टिश्यू अपॉन टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टिश्यू अपॉन टिश्यू भी कहते हैं। क्या मेरी बात समझा? मतलब ये ऐसा टिश्यू है बेटा जो किसी और टिश्यू के ऊपर रेस्ट करेगा। देख मान ले ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है और ये हमारा कोई टिश्यू है, तो एपिथेलियल टिश्यू बेटा हमेशा किसी और टिश्यू पे ऐसे करके रेस्ट करता है, इसलिए बोलते हैं इसको टिश्यू अपॉन टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा, टिश्यू अपॉन टिश्यू। मेरी बात समझ में कि नहीं? मान ले बेटा, मान ले ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या है, कोई एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? एक चीज और बताऊं, एपिथेलियल टिश्यू की एक खासियत चीज होती है, एपिथेलियल टिश्यू का बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, और वो होता है बेटा कि इसके पास होती है इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होती है भाई, बेसमेंट, स्पेलिंग गलत हो गया, सही कर देते, सही कर देते। टेंशन क्या लेते हो बे, टेंशन क्या लेते हो, व्हाई यू फियर व्हेन डॉक्टर गौरव इज हियर। ठीक है, तो बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा नॉन सेलुलर होता है। क्या होता है, ये सेल का नहीं बना होता, ये नॉन सेलुलर होता है। ये बना किसका होता है बेटा, ये बना होता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन का। किसका, ग्लाइकोप्रोटीन का। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? या ग्लाइकोप्रोटीन का प्लस बेटा म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। भाई ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है प्लस म्यूकोपॉलीसेकेराइड का होता है, साथ में इसके अंदर कुछ बेटा प्रोटीन के आपको फाइबर्स भी देखने को मिलते हैं। क्या मेरी बात बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एपिथेलियल टिश्यू बेटा टिश्यू अपॉन टिश्यू है, और एपिथेलियल टिश्यू की एक खासियत है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि उसके पास बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा नॉन सेलुलर होता है, सेल का नहीं बना होता, ये ग्लाइकोप्रोटीन प्लस म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। साथ में इसके कुछ प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। जैसे मान लो बेटा, जैसे मान लो अब मान लो ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। क्या है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू है, और ये टिश्यू के न्यूक्लियस है। ये बेटा एपिथेलियल टिश्यू है, तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी बेटा, इसके पास होगा इसका खुद का होगा, देख क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होगी, वेरी गुड बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके पास प्रेजेंट होगी, जो कि नॉन सेलुलर होगी। अब ये एक टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, जो अगेन किसी और टिश्यू पे रेस्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं टिश्यू अपॉन टिश्यू। तो मैं एक और यहां पे टिश्यू बनाता हूं बेटा, देख ये टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू किसी और टिश्यू पे देख यहां पे रेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। अरे मेरी बात समझ में नहीं आई बेटा, मैक्सिमम जो ये टिश्यू होता है जिसपे रेस्ट करता है वो होता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है भाई, कनेक्टिव टिश्यू। क्या मेरी बात बेटा क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आई थिंक बेटा सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। सर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाता कौन है? इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को बेटा कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू दोनों मिलके बनाते हैं हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। भाई एपिथेलियल टिश्यू को टिश्यू अपॉन टिश्यू कहते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बेसमेंट मेम्ब्रेन। टिश्यू अपॉन टिश्यू मतलब ये किसी और टिश्यू पे रेस्ट करेगा, उस टिश्यू का नाम है
कनेक्टिव टिश्यू। और ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एपिथेलियल टिश्यू भी बनाती है और कनेक्टिव टिश्यू, दोनों मिलके ये बनाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, सारी बातें क्लियर है। अब देखो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, ये बना होगा सेल्स से, ये बना होगा सेल्स से, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होंगे, उससे ये बना होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ये जो सेल्स होते हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा बेटा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं बेटा। मतलब देख, बहुत सारे सिमिलर सेल्स कॉम्पैक्टली क्या होंगे? अरेंज्ड होंगे विद मतलब दो सेल्स के बीच में गैप बेटा बहुत ही कम होगा, विद लेस इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर डिस्टेंस। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मेरी बात ठीक है ना? इंटरसेलुलर डिस्टेंस, या मैं बोलूं बेटा इंटरसेलुलर डिस्टेंस अगर कम है तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी बेटा कम होगा इनके अंदर। अब मेरी बात समझ, मान ले बेटा ये एपिथेलियल टिश्यू है, मान ले ये एक एपिथेलियल टिश्यू है, तो इसके अंदर जो ये सेल्स होंगे बेटा, ये बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, बिल्कुल कॉम्पैक्टली, देख रहा है, बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत बेटा इसके अंदर डिस्टेंस दिख जाए, थोड़ा बहुत गैप दिख जाए, और बहुत ही लिटल बेटा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मतलब वही सेम चीज, इंटरसेलुलर सब्सटेंस को ही बेटा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहा जा रहा है यहां पे। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी तो टिश्यू का डेफिनेशन बताया था कि सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, है ना, सेम चीज। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू हमारे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और इनके अंदर बहुत ही कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही कम डिस्टेंस पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब देख, एपिथेलियल टिश्यूज हमारे बेटा शो करते हैं रीजनरेटिव पावर। क्या शो करते हैं? रीजनरेटिव पावर। मतलब अगर टूट गई या डैमेज हो गई तो ये दोबारा बनने की क्षमता इनके अंदर होती है। क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? देख, स्किन पे चोट लगा, दोबारा हील हो जाएगा, दोबारा एपिथेलियल टिश्यू बन जाएगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? पेट में, स्टमक के अंदर, देख यहां पे स्टमक के अंदर इंटरनल लाइनिंग पे क्या हुआ बेटा, यहां पे अल्सर हो गया, एक घाव हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वापसी ठीक भी हो जाता है। मतलब इनके अंदर रीजनरेटिव पावर देखी जाती है। अब आगे समझो बेटा, ये एवेस्कुलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एवेस्कुलर होते हैं। एवेस्कुलर, ओ भाई साहब, एवेस्कुलर का मतलब क्या हो गया यहां पे बेटा, कि इनके पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती। अगर ब्लड सप्लाई नहीं होती बेटा तो ये तो मर जाएंगे, ये सेल्स तो मर जाएंगे। तो एपिथेलियल टिश्यूज के पास बेटा कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, मतलब कोई आपको यहां पे ऐसी आर्टरी या कोई आपको ऐसी वेन आती हुई नहीं दिखेगी इसके अंदर। तो बेटा इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? ये समझाता हूं। देख कैसे मिलता है। कि होता क्या है बेटा, कि कनेक्टिव टिश्यूज को बेटा बहुत मात्रा में ब्लड वेसल्स होती हैं, काफी ज्यादा वेस्कुलराइज होता है हमारा कौन? कनेक्टिव टिश्यू। अब देख, इस कनेक्टिव टिश्यू को सारा न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। ये न्यूट्रिशन बेटा डिफ्यूज होता है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है और हमारा एपिथेलियल टिश्यू को बेटा न्यूट्रिशन मिल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? डायरेक्टली एपिथेलियल टिश्यू को कोई ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसको मिलता है थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन को देता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन आगे जाके एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन दे देता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देख बेटा, एवेस्कुलर है, भले इसको ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन बेटा इसको नर्व सप्लाई जरूर मिलता है। नर्व सप्लाई इसको जरूर मिलता है, मतलब यहां पे नर्व्स प्रेजेंट होंगी बेटा, नर्व्स जो इंफॉर्मेशन लेके आ रही होंगी ब्रेन से, है ना, तो यहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाएगी, तो इंफॉर्मेशन इसके पास आएगी, नर्व सप्लाई होगा। इस पे मारूंगा तो पता लगेगा चोट लगी है, इस पे मारूंगा तो पता लगेगा चोट लगी है, लेकिन ब्लड सप्लाई नहीं होगा मेरे ख्याल से। मेरी बातें सारी क्लियर हो रही हैं, बेटा। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अब बेटा, अब देखो टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। अब शुरू हो गया यहां पे। अब एग्जांपल्स आने शुरू हो जाएंगे बेटा, एग्जांपल रटने हैं और कोशिश करूंगा आपको रट भी जाए। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम की बात करूं बेटा तो समझो, दो तरीके के होते हैं बेटा, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। अगर एपिथेलियम की लेयर सिंगल लेयर है तो बेटा ऐसे को बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। लेकिन अगर कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर है, देख एक लेयर ये रही, दूसरी लेयर ये रही, है ना, तीसरी लेयर ये रही,
चौथी लेयर ये ऐसे, ये दिख रहा है तुम लोगों को? तो चौथी लेयर अगर ऐसे कंपाउंड मल्टीपल लेयर प्रेजेंट है बेटा, ऐसे को बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम। अब देखो, अब ये जो मल्टी लेयर है, इस मल्टी लेयर का काम क्या होगा? अगर मैं मल्टी लेयर एक के ऊपर एक, अब मान लो ये फोन है, अब इस फोन को मैं एक ही परत चढ़ा दूं तो ये गिरेगा, इस पे चोट लगेगी, तो इस पे चोट लग सकती है। थोड़ा सा भी कुछ स्ट्रेस आया तो इस पे क्या हो जाएगा? चोट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर मैं इसको मल्टी लेयर कर दूं, मल्टी लेयर, तो क्या कर रहा हूं मैं? एक्चुअली में इस फोन की स्क्रीन को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। तो इसी कंपाउंड एपिथेलियम का बेटा काम होता है प्रोटेक्शन करना। जैसे कि आपको आपको देखने को मिलेगा कि कंपाउंड एपिथेलियम हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है? स्किन के ऊपर। स्किन इसका बेहतरीन एग्जांपल है। अब आ जाओ बेटा सिंपल एपिथेलियम की बात करूं तो ये बिल्कुल पतली सी एक सिंगल सी लेयर होगी, पतली सी। अगर ये पतली सी लेयर है बेटा, तो देख पतली सी लेयर में से ही कुछ चीजें निकल सकती है, जैसे सिक्रीशन हो सकता है, या डिफ्यूजन एक्सचेंज हो सकता है, या बेटा फिल्ट्रेशन भी हो सकता है। तो मेजर रोल बेटा सिंपल एपिथेलियम का है सिक्रीशन करना, क्योंकि बहुत पतली सी लेयर है, तो समान आदान प्रदान यहां से हो सकता है। तो सिक्रीशन होना, डिफ्यूजन होना, फिल्ट्रेशन होना, ये सब बेटा सिंपल एपिथेलियम कराता है ना। ये आपको कहां देखने को मिलेंगी बेटा? जैसे कि डक्ट्स के अंदर, ट्यूब्स के अंदर, है ना, जो हमारी बॉडी में डक्ट्स हैं। डक्ट्स मतलब जैसे सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट हो गई, ट्यूब मतलब जैसे फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब हो गई, है ना, ये चीजें। और हमारी इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, ये जो हमारी बॉडी कैविटी है पूरी की पूरी, ये जो पूरी कैविटी अंदर, इसकी इंटरनल लाइनिंग भी बेटा हमारी कौन बना रहा होगा? सिंपल एपिथेलियम ही बना रहा होगा। आई थिंक सारी बातें क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है। लेट्स स्टार्ट सिंपल एपिथेलियम। अरे आ जाओ, सिंपल एपिथेलियम स्टार्ट कर रहे हैं। अब बेटा सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंगल लेयर। अब ये सिंपल एपिथेलियम बेटा 3 तरीके की होती है, समझो। पहला होता है बेटा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये ऐसी एपिथेलियम है बेटा जिनके सेल्स बेटा कैसे होंगे? एकदम चपटे, एकदम फ्लैट, ऐसे चपटे सेल्स होंगे, है ना। इनका न्यूक्लियस भी बेटा चपटा होगा और सेंटर पे लोकेटेड होगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो यहां मैं डायग्राम भी बनाया है, तो ये देखो चपटे, ये देखो जैसे चपटा बताऊं, देखो दिस इज चपटा सेल। चपटे सेल्स जो होते हैं बेटा, इसको बोलते हैं क्या? हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसका जो न्यूक्लियस होगा बेटा वो भी चपटा होगा, और यहां सेंटर पे देखो चपटा है, बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट होगा। लेकिन जो इन सेल की जो बाउंड्रीज होती है ना, उसकी बेटा वो बाउंड्रीज होती है बेटा इर्रेगुलर बाउंड्रीज। देख मैंने यहां दिखाया, देख इर्रेगुलर बाउंड्रीज। क्या दिखाया? इर्रेगुलर बाउंड्रीज दिखाई है कि नहीं दिखाई? इर्रेगुलर इनकी बाउंड्रीज होती है ना। और एपिथेलियल टिश्यू है तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी बेटा कि इसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है बेटा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं बेटा, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विद वन अनदर, एकदम ऐसे चिपके प्रेजेंट होते हैं हमारे कौन? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। एक समझो, एकदम सपाट है, चिपटे हैं और एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पेवमेंटेड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? पेवमेंटेड एपिथेलियम, है ना। तो जैसे आपने टाइलें देखी, टाइलें एकदम चपटी होती है और एक दूसरे से चिपकी होती है बिल्कुल, है ना। तो ऐसे ही इसके साथ होता है ना। तो देखो लिखा हुआ है फ्लैटेंड टाइल लाइक, है ना, जो टाइल लगती है हमारे यहाँ पे, टाइल लगती है। अरे मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अब देखो फंक्शन क्या है इसका? पतली सी लेयर है, तो क्या काम करेगी बेटा? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन का। अब देखो डिफ्यूजन कहां होता है? अब मेरी बात समझना, डिफ्यूजन कहां होता है? हमारे लंग्स के अंदर बेटा एल्विलाई प्रेजेंट है। हमारे लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? एल्विलाई प्रेजेंट है। एल्विलाई के अंदर डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में आता है। तो बेटा ये तो डिफ्यूजन ही हो गया ना। और अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर आपको वहां देखने को मिलती है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगला आ जाओ बेटा नेफ्रॉन। तो हमारी किडनी का बेसिक यूनिट बेटा नेफ्रॉन है, मतलब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर हमारी किडनी बनी है। समझो मेरी बात, फिल्टर होना या डिफ्यूजन होना, ये सारे एग्जांपल जाते हैं बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के, राइट। तो किडनी भी हमारा फिल्टर करती है। अब किडनी का अगर मैं आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाऊं ना हल्का सा, तो देख ऐसा होता है, ऐसा ये होता है बेटा बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये होता है बेटा पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ऐसे आती है बेटा एक हेनलेस लूप आता है, एक ऐसे लूप आता है, ठीक है। अगर आप 10वीं पढ़ के आए तो आपको आता होगा, ठीक है। फिर ये होती है बेटा
ये होती है बेटा ऐसे डीसीटी, और ये होती है बेटा कलेक्टिंग डक्ट। ये होगी बेटा कलेक्टिंग डक्ट। ये होगी बेटा, ये होगी डीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। ये हो गया बेटा डीएलओएच मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये हो गया बेटा एएलओएच असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना। ये हो गया बेटा पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हो गया बेटा हमारा बोमेंस कैप्सूल। ये सब बेटा आप 10वीं में पढ़ के आ चुके हो, सब कुछ 10वीं में आप लोग पढ़ के आ चुके हो, बोमेंस कैप्सूल। अब आपने एक चीज देखी होगी इसके अंदर कि इसके अंदर ऐसे आर्टरी आती है, ऐसे आर्टरी आती है बेटा, वो टूटती है किसके अंदर, वो टूटती है बेटा कैपिलरीज के अंदर। ये कैपिलरीज में टूट गई और ऐसे ये बाहर निकल जाती है ना। ये जो कैपिलरीज में टूटती है बेटा, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई थिंक समझ में आई। अब देख ऐसे ब्लड आता है, ऐसे ब्लड आता है, ऐसे ब्लड आता है, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। देख ऐसे ब्लड आया 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 और ऐसे छन जाता है, ऐसे छनता है। देख मतलब फिल्टर होता है। फिल्टर कहां से हो रहा है, देख एक तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फिल्टर हो रहा और दूसरा ये बोमेंस कैप्सूल से भी फिल्टर हो रहा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो देख नेफ्रॉन के अंदर देख बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दिख गया एग्जांपल। और मैं आपको बताऊं तो मेरा ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो ये ऐसे दिखती है, थिन थोड़ी पतली होती है, फिर ऐसे करके थोड़ी सी क्या हो जाती है, ये मोटी हो जाती है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का पतला वाला हिस्सा, पतला वाला हिस्सा बेटा थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसका एग्जांपल जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है, वेरी गुड। इसके अलावा बेटा हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में भी कौन सी लेयर बेटा, उसकी सबसे अंदर वाली लेयर एंडोथेलियम। कहने का मतलब मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, कैपिलरीज। किसकी बात कर रहा हूं, कैपिलरीज। तो हमारी जो कैपिलरीज होती है वो किस कौन सी लेयर होती है उसके ऊपर, उसके कौन सी लेयर होती है बेटा, एंडोथेलियम की लेयर होती है। तो एंडोथेलियम की लेयर भी होगी तो वो किस टाइप की होगी बेटा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। लास्ट आ जाओ बेटा सीरस कैविटी। सीरस कैविटी हमारी बॉडी में वो कैविटी होती है जिसमें हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा देखो बेटा एब्डोमिनल कैविटी है ना, यहाँ पे हमारे स्टमक लीवर ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लूरल कैविटी बेटा, प्लूरल कैविटी मतलब यहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट है ना। अच्छा मैंने दोनों सेम लिख दिया का, एक लिख दो बेटा पेरिकार्डियल कैविटी। एक क्या एग्जांपल हो गया इसका, पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी मतलब वो कैविटी जिसके अंदर बेटा हार्ट हमारा प्रेजेंट है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बेटा ये 4 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। पहला एल्विलाई ऑफ लंग्स, दूसरा बेटा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स में भी क्या है बेटा, बोमेंस कैप्सूल, मतलब मैक्सिमम जितनी चीजें हैं उसके अंदर आ गई। नेफ्रॉन की बोमेंस कैप्सूल इसके अंदर आ गया, ग्लोमेरुलस इसके अंदर आ गया, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इसके अंदर आ गया। हमारा कैपिलरीज जो कि एंडोथेलियम की बनी हुई है वो इसके अंदर आ गई, और हमारे बेटा सीरस कैविटी जिसमें हमारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं वो इसके अंदर आ गए। क्या मेरी बात क्लियर है। तो सिंपल स्क्वेमस के बाद आगे बढ़ते हैं बेटा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम देख बेटा इसका काम क्या है, इसका मेन काम है बेटा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन कराना। उसका क्या था बेटा, उसका क्या था बेटा, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन कराना। अब इसका काम क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन कराना। इसका जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो राउंड होता है और सेंटर पे होता है। उसका न्यूक्लियस बेटा फ्लैट था और सेंटर पे था, इसका राउंड होता है और सेंटर पे होता है। अब देख सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती है हमारी, वो उनमें ना या तो वो नॉर्मली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम नॉर्मली प्रेजेंट होगी, या उनके अंदर कुछ बेटा मॉडिफिकेशंस आते हैं। क्या आते हैं, मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। देखो ये विदाउट वाला है, सॉरी मैंने विद लिखा हुआ है, ये विदाउट वाला है। देख ये है, देख एक क्यूबॉइड, दूसरा क्यूबॉइड, तीसरा क्यूबॉइड, चौथा क्यूबॉइड, पांचवा क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बेटा, ये हो गया मेरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम और नीचे होगी बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो नॉर्मली बेटा ये ऐसा होना चाहिए। तो देख नॉर्मली मैंने ऐसे बनाया, एक क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर और बीच में सेंटर में इसका न्यूक्लियस जो कि राउंड है और सेंटर पे है ना। ये होता है बेटा विदाउट मॉडिफिकेशन या नॉर्मल एपिथेलियम, ठीक है। ये आपको कहां देखने को मिलेगा, याद रखना बेटा, छोटी 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 ग्लैंड्स की डक्ट में, छोटी छोटी ग्लैंड्स की डक्ट में देखने को मिलता है। एग्जांपल देख जैसे ये पेंक्रियास बना रहा हूं, ये क्या बना रहा हूं मैं, पेंक्रियास बना रहा हूं, ये ऐसे पेंक्रियास होता है, ठीक है ना। अब देख पेंक्रियास में देख एक बड़ी डक्ट जाती है, एक बड़ी डक्ट जा रही है, और इसके साथ देख एक छोटी डक्ट जा रही है। देख ये एक बड़ी डक्ट जा रही, ये एक बड़ी डक्ट जा रही, ये एक बड़ी डक्ट जा रही, ये देख ये एक को दिख रही, ये वाली, ये बेटा ये बड़ी डक्ट है, ये वाली क्या है, बड़ी डक्ट है। और ये देख ये छोटी छोटी डक्ट है, ये छोटी 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 डक्ट है। ये छोटी डक्ट्स
में हमारा क्या होता है बेटा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विदाउट मॉडिफिकेशन, नॉर्मल वाला। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इनके नाम आपको याद नहीं रखने, है ना। इसको विरसन डक्ट कहते हैं, इसको संतोरिनी डक्ट कहते हैं, मगर आपको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, है ना। इसके अलावा बेटा जो हमारा नेफ्रॉन के कुछ पार्ट यहां पे रह गए थे, जैसे देख बेटा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, या डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। देखना इधर, देखना इधर, देख इधर, देख बेटा इधर देख, इधर हमारे एग्जांपल में क्या क्या आए थे, इधर हमारे एग्जांपल में क्या क्या आए थे, इधर जैसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आया था, और इसका थिन वाला पार्ट आया था, बात समझ में आ रही है, और हमारा ये वाला हिस्सा आया था। बाकी बचा हुआ हिस्सा बेटा क्यूबॉइडल में चला जाता है, बाकी बचा हुआ हिस्सा क्यूबॉइडल में चला जाता है, याद रखना बेटा। तो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट जैसे कि कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी, और बेटा हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का थिक पार्ट जाता है विदाउट मॉडिफिकेशन के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके अलावा बेटा जो हमारे ऐसे चीजें जो हमारी जर्म्स यानी गैमेट्स बनाते हैं, जैसे ओवरी और टेस्टिस, ओवरी और टेस्टिस, उसके ऊपर की जो टिश्यू की लेयर होती है उसको बोलते हैं बेटा जर्माइनल एपिथेलियम। मतलब ऐसी एपिथेलियम जो जर्म सेल्स बनाएंगी, जो जर्म सेल्स बनाएंगी, मतलब ओवरी और टेस्टिस, है ना। तो ये जर्माइनल एपिथेलियम भी बेटा किसका बना हुआ है? ये भी क्या है बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही है। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक सारी बातें क्लियर है ना। अब आ जाओ बेटा, अब देखो यही सेम चीज देख, सेम चीज देख, यहां पे मैंने क्या बनाया, क्यूबॉइडल सेल बनाया, लेकिन इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन देख, माइक्रोविलाई दिख रहे हैं, देख ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई अगर दिखते हैं बेटा तो उसका एग्जांपल जाता है पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा कि पीसीटी इज लाइंड बाय, पीसीटी किससे लाइंड होती है हमारी? ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये माइक्रोविलाई क्या कर रहे हैं बेटा? ये माइक्रोविलाई बेटा इंक्रीज कर रहे हैं इसका सरफेस एरिया, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बेटा यहां से हो जाती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बेटा, ताकि यहीं से ही हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड। अब आ जाओ बेटा सीलिएटेड। तो कुछ क्यूबॉइडल सेल्स के अंदर ऐसे सीलिया दिखते हैं, ऐसे सीलिया दिखते हैं। तो ये आपको देखा जाता है बेटा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, है ना। मैंने आपको पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा जरूर होगा कि हमारा ट्रैकिया होता है, फिर ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकस, है ना, फिर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है ना। तो ब्रोंक्यूल्स में भी इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो बेटा ब्रोंक्यूल का लास्ट वाला पार्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल बेटा एग्जांपल जाता है सिलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम पे, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम पे। अब देखो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम बेटा क्या होता है? हमारे टॉल एंड सिलेंडर सेल्स होते हैं, लंबे लंबे ऐसे सेल्स होंगे, ऐसे। इनका जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो ओवल शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, और बेटा बेस पे प्रेजेंट होगा, बेस की तरफ मतलब नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, और उसका काम है बेटा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन कराना। सेम चीज बेटा इसमें भी 3 तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगा आपको विदाउट मॉडिफिकेशन, एक मिलेगा आपको विद माइक्रोविलाई, और एक आपको देखने को मिलेगा बेटा सिलिएटेड। क्या मेरी बात क्लियर है? विदाउट मॉडिफिकेशन और ब्रश बॉर्डर यानी माइक्रोविलाई, ये पूरा का पूरा बेटा हमारा जो जीआईटी ट्रैक्ट है ना, पूरा जीआईटी, ईसोफेगस, स्टमक वगैरह सब, पूरा जीआईटी ट्रैक्ट हमारा बेटा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से ढका हुआ है, पूरा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में घेर रखा है। वो भी कौन सा बेटा? मेनली कौन सी? एक नॉर्मल सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम और एक माइक्रोविलाई वाला। मेरी बात समझ में कि नहीं आई? ये दोनों मिलकर हमारा पूरा का पूरा बेटा देख जीआईटी ट्रैक्ट बना दे रहे हैं। तो विद माइक्रोविलाई वाला अगर है तो बेटा आपको मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देख ऐसे होते हैं, ऐसे सेल्स होंगे और इनके ऊपर ऐसे माइक्रोविलाई होगा, ऐसे माइक्रोविलाई। ये क्या कर रहे हैं? अगेन बेटा इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस एरिया, क्योंकि माइक्रोविलाई में क्या होती है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बेटा यहीं से हो जाता है। अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं से हो रहा है तो बेटा सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ाना है तो एग्जांपल जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और बाकी जीआईटी ट्रैक्ट, जैसे कि हमारे जीआईटी में कुछ ग्लैंड्स हैं, है ना, या हमारी स्टमक की लाइनिंग हो गई, या लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, वो सब एग्जांपल जाता है बेटा विदाउट मॉडिफिकेशन का। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? और देख बेटा सिलिएटेड का एग्जांपल। अब देख सिलिएटेड की बात बताऊं ना, तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम आपको कहां देखने को मिलता है? जितने भी आपके होलो ऑर्गन्स होते हैं, खाली ऑर्गन्स,
है ना, या होलो ट्यूब्स होती है, मैं ज्यादा बेहतरीन तरीके से बोलूं तो होलो ट्यूब नहीं, होलो ऑर्गन्स नहीं, होलो ट्यूब्स अगर मैं बोलूं, जितनी भी आपको होलो ट्यूब्स दिखती है मेनली वो बेटा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है, या होलो ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। जैसे देख बेटा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब ऐसी दिखती है, फेलोपियन ट्यूब देख ऐसे ऐसे, देख अंदर खोखली है, खोखली है तो क्या होगा इसके अंदर, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे हमारा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, है ना, ये सब प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बेटा क्या होगा हमारा, हमारा होगा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का। इसके अलावा बेटा एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, इंटरनल ईयर, बेटा ये एपिडाइमिस वासा डिफरेंस क्या है, ये आपके मेल्स के अंदर दिखते हैं, है ना, मेल्स के अंदर ये कैरी करते हैं बेटा क्या, स्पर्म्स। और हमारा इंटरनल अंदर वाला कान, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, खोखला, एकदम खोखला। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सारे के सारे एग्जांपल हो गए बेटा सिलिएटेड एपिथेलियम के। भाई देखो एक बार इसको बैक करके देख लोगे, मैं रिपीट तो करूंगा नहीं दोबारा, एक बार इसको बैक करके देख लोगे, सारे एग्जांपल याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है, सारे एग्जांपल याद हो जाएंगे बेटा, मेरी गारंटी है। आगे आ जाओ बेटा, अब आ जाओ बेटा, अगला टॉपिक है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या एग्जांपल है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब देखो नाम समझो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऐसी एपिथेलियम होंगी जो बेटा हमारे ग्लैंड्स के ऊपर प्रेजेंट होगी। किसके ऊपर प्रेजेंट होगी, ग्लैंड्स के ऊपर प्रेजेंट होगी। अब कोई भी एपिथेलियम ग्लैंड्स के ऊपर प्रेजेंट है तो याद रखना बेटा वो स्क्वैमस वाली नहीं होगी, वो कौन सी होगी, या तो क्यूबॉइडल होगा या तो कोलमनर होगा। अब समझो, मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ऑफ क्यूबॉइडल एंड कोलमनर, मतलब इन्हीं क्यूबॉइडल और कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस कर दूं, कुछ क्या कर दूं, मॉडिफिकेशंस कर दूं। सर मॉडिफिकेशन क्या मॉडिफिकेशन क्या मतलब, माइक्रोविलाई या फिर सिलियर लगा दो, नहीं, इसके अलावा और कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, इसके अलावा और कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, तब बेटा वो उसको क्या करती है, ग्लैंडुलर यानी ग्लैंड्स को ऊपर कवर कर लेती है। अब देखो किस किस टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, क्या होते हैं समझो। अब मैं ग्लैंड्स को पहले बांटूंगा, क्लासिफिकेशन करूंगा, ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन करूंगा बेटा, ग्लैंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। अगर एक ही सेल का मिलकर बना हुआ ग्लैंड है तो बोलेंगे यूनिसेलुलर ग्लैंड, और अगर बहुत सारे सेल्स का मिलकर ग्लैंड है तो बोलेंगे बेटा मल्टी सेलुलर ग्लैंड। क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? अब देखो ऐसे ग्लैंड बेटा जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, ऐसे को बोलते हैं बेटा गॉबलेट सेल्स। क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स बेटा यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। याद करने का तरीका क्या है, देखो गॉबलेट सेल्स यूनिसेलुलर, गॉबलेट सेल्स यूनिसेलुलर, गू से याद रख लो इसको तो GU यानी गू से याद कर लो इसको कि हमारे जो गॉबलेट सेल्स है, जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स है बेटा, वो यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है। अब आ जाओ बेटा मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मल्टी सेलुलर मतलब समझो एक्सेप्ट म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड सेल्स के अलावा जितने भी ग्लैंड है, अब देखो सलाइवरी ग्लैंड वो हमारे मल्टीसेलुलर हो गए, स्वेट ग्लैंड यानी लैक्राइमल ग्लैंड वो हमारा हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब के सब ग्लैंड बेटा मल्टीसेलुलर होंगे एक्सेप्ट म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स जिसे हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या मेरी बात क्लियर है? सारी बातें क्लियर है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स तो मैंने आपको यहां बता दिया। अब आता हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। अब ये जो ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड है, इसके अंदर डक्ट है भी कि नहीं, डक्ट है भी कि नहीं, उसके हिसाब से हमने इसको तीन हिस्सों में बांट दिया। देख एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन। देख एक्सोक्राइन में क्या होता है बेटा, डक्ट होती है, जिन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन, डक्ट नहीं होती एंडोक्राइन, है ना। और हेटेरोक्राइन अलग होता है, अभी बताऊंगा। हेटेरोक्राइन मिक्स होता है, मिक्स मतलब अभी बताऊंगा, ठीक है। तो एक्सोक्राइन में बेटा डक्ट होती है, अगर डक्ट प्रेजेंट है, जैसे कि बेटा स्वेट ग्लैंड, टीयर्स यानी टीयर्स वाला ग्लैंड, जो टीयर्स आएंगे हमारे वो भी डक्ट से आते हैं। सलाइवा, तो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं हमारे, उनके अंदर भी डक्ट होती है छोटी छोटी, ठीक है। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, हमारा मिल्क जो फीमेल्स के अंदर मिल्क आता है उसमें भी डक्ट्स होती हैं, है ना। ऑयल सिक्रीटिंग सेल डक्ट ग्लैंड, सॉरी, और भी बहुत सारे होते हैं हमारे जो एक्सोक्राइन में आते हैं। अब आ जाओ बेटा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वो होते हैं बेटा जिनमें डक्ट आपको देखने को मिलेगी ही नहीं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं ऐसे ग्लैंड्स को। जितने भी हमारे हार्मोन रिलीजिंग है,
जितने भी हमारे हार्मोन रिलीजिंग में बेटा वो सारे के सारे डक्टलेस ग्लैंड है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, जैसे थाइमस ग्लैंड हो गया, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, ये सारे के सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं तो बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आ जाओ बेटा हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन मतलब मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड मतलब इसमें एक्सो वाला पार्ट भी होगा और एंडो वाला पार्ट भी होगा। क्या मेरी बात क्लियर है ना? जैसे एग्जांपल देखो बेटा, पैंक्रियाज है ना, ओवरी और टेस्टिस। अगर आपको हेटेरोक्राइन याद रहेगा तो आप टॉप मार दोगे। अगर आपको हेटेरोक्राइन याद रहेगा तो आप टॉप मार दोगे। तो टेस्टिस, ओवरी और पैंक्रियास इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? अब आ जाओ बेटा अगला टॉपिक। अब आ जाओ बेटा अगला टॉपिक जिसे बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? कंपाउंड एपिथेलियम। अब देखो भाई, कंपाउंड एपिथेलियम को मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बेटा हेल्प करती है प्रोटेक्शन में। ये बेटा हेल्प करती है प्रोटेक्शन में। अब देखो ये कंपाउंड एपिथेलियम दो तरीके की होती है। कंपाउंड एपिथेलियम मतलब ये मल्टीलेयर, ये मल्टीलेयर, ये देखो मल्टी 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 दिख रहा है आप लोगों को, मल्टीलेयर प्रेजेंट होगी। अब समझो मेरी बात, अब समझो मेरी बात। अब ये मल्टीलेयर बेटा स्ट्रेचेबल भी होती है। क्या होती है? स्ट्रेचेबल। मतलब ये क्या करेगी? स्ट्रेचेबल मतलब एक के ऊपर एक लाइनिंग पे ऐसे खींचेंगी, एक के ऊपर एक लाइन, एक के ऊपर एक स्लाइड कर सकती है। स्लाइड करने वाली को बोलते हैं बेटा स्ट्रेचेबल। और अगर ये स्ट्रेच होगी तो सोचो ट्रांजिशनल स्ट्रेच होंगी तो इसका शेप चेंज होगा बेटा। क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? शेप चेंज होगा। और अगर शेप चेंज होगा तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रांजिशनल। तो कंपाउंड एपिथेलियम का पहला पार्ट पढ़ा रहा हूं कि है ना, दो टाइप की होती है कंपाउंड एपिथेलियम, एक होती है ये वाली और एक होती है नॉन स्ट्रेचेबल। तो स्ट्रेचेबल को बेटा ट्रांजिशनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल भी कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, देखो ये बेटा हमारे यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, इन सब में प्रेजेंट होता है। देखो मान लो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर अभी यूरिन नहीं है ना, तो इसके अंदर धीरे धीरे यूरिन भरेगा। जैसे यूरिन भरेगा तो इसका साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका साइज देखो क्या हो रहा है, देखो ऐसे ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है। तो देखो इसके शेप में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके शेप में चेंज आ रहा है ना, मतलब ये सेल्स जो भी एपिथेलियम की लेयर इस पे कवर करके बैठी थी वो स्ट्रेच हुई है, इसका शेप चेंज हुआ है। तो इसलिए इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रेचेबल या ट्रांजिशनल, या ये हमारे यूरिनरी सिस्टम पे प्रेजेंट है इसलिए इसको बोलते हैं बेटा यूरियोथैलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? यूरियोथैलिज्म। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। स्ट्रेचेबल के बारे में मेन आपको पढ़ना है बेटा नॉन स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल बेटा इसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? नॉन स्ट्रेचेबल को ही स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेचेबल को तो ट्रांजिशनल और यूरोथैलिज्म कह दे रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब समझो मेरी बात, नॉन स्ट्रेचेबल को स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। अगेन ये तीन तरीके की होती है। देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। सेम चीज, जैसे सिंपल वाला था ऐसे यहां पे भी हो गया। तो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और बेटा कॉलमनर। अब देखो इंपॉर्टेंट सवाल बेटा यहां से आता है, सवाल आएगा यहां से, सवाल आएगा यहां से, बार बार रिपीटेड होता है। अब देखो ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है बेटा, ये दो तरीके की होती है। एक होती है बेटा केराटिनाइज्ड, एक होती है बेटा नॉन केराटिनाइज्ड। समझो केराटिनाइज्ड मतलब इनके ऊपर केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होता है ना। और नॉन केराटिनाइज्ड का मतलब इनके ऊपर बेटा केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होगा ही नहीं। अब मेरी बात समझो, जब भी इनके ऊपर केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होगा तो केराटिन प्रोटीन क्या होता है? ये इस टाइप का प्रोटीन होता है जो सरफेस को बेटा पूरा ड्राई कर देता है। क्या कर देता है? ड्राई कर देता है। अब इसका एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा, हमारी स्किन, हमारी क्या हो गई? स्किन। तो इसका एग्जांपल अब पूछते हैं एग्जाम में कि स्किन इज एन एग्जांपल ऑफ, स्किन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या बोलोगे? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या बोलोगे? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब देखो नॉन केराटिनाइज्ड मतलब इसमें केराटिन प्रोटीन नहीं है, और अगर केराटिन प्रोटीन नहीं है बेटा तो इसका सरफेस ड्राई तो रहेगा नहीं, रहेगा क्या बेटा? मॉइस्ट। मॉइस्ट एरिया में मिलता है आप लोगों को नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। एग्जांपल देखो बेटा वेजाइना, वेजाइना बेटा मॉइस्ट है। हमारी अंदर पूरी बकल कैविटी ये बेटा क्या है? मॉइस्ट है। हमारी बेटा ईसोफेगस मॉइस्ट है। हमारी बेटा एनल कैनाल मॉइस्ट है। एग्जाम्पल याद हो रहे? वेरी गुड, वेरी गुड। अगला तो बेटा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब बहुत सारे क्यूब क्यूब के सेल्स की लेयर, बहुत सारे क्यूब क्यूब सेल्स की लेयर। इसमें क्या एग्जाम्पल जाता है बेटा? लार्जर डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। जितनी भी बड़ी बड़ी डक्ट्स थी, याद है मैंने अभी आपको एक पैंक्रियास का एग्जाम्पल दिया था थोड़ी देर पहले।
पेंक्रियास का एग्जांपल दिया था। ये बड़ी डक्ट जो थी वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम थी, और ये जो छोटी छोटी डक्टें जो होती हैं, इसकी छोटी छोटी डक्टें जो निकल रही हैं, ये बेटा एग्जांपल है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जांपल है। क्या मेरी बात क्लियर है? लास्ट देखो बेटा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, इसका एग्जांपल याद करना है, करो नहीं करना मत करो। इसका एग्जांपल है बेटा कंजक्टाइवा। इसका एग्जांपल क्या है? कंजक्टाइवा। मेरी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार एनसीईआरटी से कंफर्म कर लेना कि ये दे रखा है कि नहीं दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। आ जाओ बेटा अगला, आ जाओ बेटा अगला, और लास्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक है हमारा सेल जंक्शन। क्या है बेटा? सेल जंक्शन। अब सेल जंक्शन क्या होते हैं समझो, बहुत नॉर्मल चीज है, समझो। जितने भी हमारे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सेल्स हैं वो एकदम क्या है? अटैच्ड है, एकदम एक दूसरे से अटैच्ड है, और उनके बीच में बेटा बहुत ही कम इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। बहुत ही कम क्या है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, या मैं बोलूं उनके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस है, तभी तो सब्सटेंस कम है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होता तो सब्सटेंस ज्यादा होता, डिस्टेंस कम है तो सब्सटेंस कम है ना? तो देखो बेटा नियरली ऑल एनिमल्स, तो हर एक एनिमल में क्या है, मान लो एक ये सेल है, एक ये सेल है, इन दोनों के बीच में बातचीत रहे, इन दोनों के बीच में कनेक्शन रहे, तो स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड किया जाता है। स्पेशलाइज्ड जंक्शन, देखो स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि इसको बोथ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, मतलब इनका स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में और इनके बीच में जो फंक्शन चल रहा है उनको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? इसको बोलते हैं बेटा सेल जंक्शन, उसको बोलते हैं बेटा सेल जंक्शन। क्या मेरी बात यहां पे क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्योंकि इनके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस है, बहुत ही कम सब्सटेंस है, तो इनके बीच में हम लोगों ने सेल जंक्शन दे रखे भगवान ने, जो कि क्या है? एक तरीके के स्पेशलाइज्ड जंक्शन है, जो कि प्रोवाइड करते हैं बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन सेल्स। अब ये तीन तरीके के, तीन तरीके के कौन कौन से है भाई? समझो। पहला है बेटा टाइट जंक्शन। पहला क्या है बेटा? टाइट जंक्शन। अब देखो टाइट जंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है? हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू। अब देख, ये एक टिश्यू है बेटा, ये एक टिश्यू है, ये दूसरा टिश्यू है, ओ सॉरी ये एक सेल है बेटा, ये दूसरा सेल है, इसके बाहर बेटा देखिए सब्सटेंस प्रेजेंट है। अब ये सब्सटेंस बेटा, अच्छा ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये नीचे क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये सब्सटेंस बेटा लीक ना कर जाए, ये बेटा क्या ना कर जाए? लीक ना कर जाए। देखो लिखा है स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, तो कहीं ना कहीं ये लीक ना कर जाए बेटा, लीक ना कर जाए। इस वजह से हमें यहां पे इन लोगों ने दे दिया टाइट जंक्शन। क्या दे दिया बेटा? एक तरीके का टाइट जंक्शन। अब देखो एग्जांपल देखो बेटा, इसका एग्जांपल है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हमारे ब्रेन और ब्लड के बीच में एक बैरियर है। क्यों है बेटा? कि ब्लड में मान लो अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस घूम रहा और अगर वो डायरेक्ट ब्रेन में चला गया तो ब्लड के थ्रू, तो फिर तो हमारा ब्रेन वैसे इतना डेलिकेट है, वो तो डेड कर जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ब्लड ब्रेन बैरियर ऐसी बेटा एग्जांपल है, देखो ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये कौन कौन बनाता है? मैं लिख देता हूं यहां पे। ये ब्लड ब्रेन बैरियर बेटा हमारे बनाते हैं एस्टेरोसाइट्स। ये क्या होते हैं बताऊंगा, ये स्टार शेप के सेल्स होते हैं। ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है हमारा बेटा सर्टोली सेल्स। ये क्या होते हैं बेटा? जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, है ना? याद करना करो, नहीं करना मत करो, क्योंकि आगे पढ़ाऊंगा। ये हो गया बेटा टाइट जंक्शन। अब आ जाओ बेटा अधेरिंग जंक्शन। एक होता है बेटा अधेरिंग जंक्शन, इसी को बोलते हैं बेटा डेस्मोसोम्स। अधेरिंग मतलब चिपकाना। अब दो सेल्स के बीच को अगर साथ में कांटेक्ट में रहना है तो इनके बीच में सीमेंटिंग लेयर का काम करता है, एक दो सेल्स को जोड़ के रखने का काम करता है। कौन? अधेरिंग जंक्शन। और इसी को बोलते हैं बेटा डेस्मोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा? डेस्मोसोम्स। क्या मेरी बात क्लियर है? लास्ट आता है बेटा गैप जंक्शन। लास्ट आता है बेटा गैप जंक्शन। अब देखो गैप जंक्शन क्या होता है, मान लो ये दो सेल है, अब इन दो सेल्स के बीच में क्या होना है बेटा? कुछ सामान एक्सचेंज होना है, कोई आयन हो, कोई कुछ हो, कुछ भी चीजें हो सकती है, कुछ छोटा मॉलिक्यूल हो या कभी कभार बड़ा मॉलिक्यूल भी हो, है ना? तो इनके बीच में क्या दे रखा है भगवान ने? गैप जंक्शन। ये देख, ये गैप जंक्शन दे दिया। अब इस गैप जंक्शन के थ्रू कोई भी सामान देख इधर से उधर आता रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट सेल जंक्शन। आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया होगा। अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सिर्फ आप क्यों, सब पढ़े इससे, है कि नहीं? ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ओके बेटा, बाय बाय, बाय बाय। चलिए क्लास हम करते हैं यहां पे एंड।